बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं जस्ट उस पिछले लेक्चर की एक्सटेंशन डिस्कस कर रहा हूँ। हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की एप्लीकेशन देख ली थी बीम्स के लिए। कुछ स्पेशल केसेस में प्रोसेस को क्विक करने के लिए हम कुछ जो सिंप्लीफिकेशन हमें हर बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो हम एक जनरल फॉर्म डिराइव करके अपने प्रोसेस को क्विक कर सकते हैं। आल तो जो आपने अभी तक पढ़ लिया है ये भी कॉन्सेप्चुअली ये ठीक है, ये इनफ है, आप कर सकते हैं इसको यूज़। लेकिन इस प्रोसेस को यानी समझ लें कि नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के साथ यानी उनको रिड्यूस करने के लिए यानी प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशंस पहले से फॉर्मलाइज कर सकते हैं। मसलन अगर ये वो कब हम कर सकते हैं, जैसे ये कंटिन्यूस भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर जो एंड सपोर्ट है वहाँ पे कोई पिन या रोलर हो, जैसे ये वाला सपोर्ट ये पिन है, ये वाली सपोर्ट ये रोलर है, या कोई रोलर हो या कोई हिंज सपोर्ट हो, तो उसके एंड के ऊपर बीच वाले की नहीं बात हो रही। बीच वाले तो ज़ाहिर है रोलर हो या पिन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये वाले सपोर्ट या पिन या रोलर हो इसी तरह या ये वाली सपोर्ट भी, तो फिर एक मॉडिफिकेशंस को यूज़ किया जा सकता है। कुछ यानी सिम्प्लीफिकेशंस ऑलरेडी हम कर सकते हैं। वो क्या कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हमें चूँकि पता है कि यहाँ पे जो एंड मोमेंट है वो ज़ीरो होगा, यहाँ पे जो एंड मोमेंट है ये ज़ीरो होगा पिन या रोलर होने की वजह से। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को क्विकर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस मेंबर इसको देखें बीम को, तो ये जो एम ए बी की जनरल इक्वेशन आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली अभी ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं। ये वैल्यू हमें अभी चूँकि पता है कि इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये मैं अगर इक्वल टू ज़ीरो लिख दूँ इसको, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी, इसको अगर हम री राइट करें फॉर थीटा ए, ठीक है, सॉल्विंग फॉर थीटा ए लीड्स टू दिस एक्सप्रेशन ए इज़ नाउ थीटा ए इज़ नाउ इन टर्म्स ऑफ थीटा बी, ये थीटा बी की फॉर्म में आ गया है। अब अगर हम एम बी ए की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये हम डिराइव कर चुके हैं पहले ही। एम बी ए की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे थीटा ए आ रहा है, ये इस थीटा ए को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन से, तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है यहाँ से थीटा ए एलिमिनेट हो जाएगा। यानी एम बी ए विल बी इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल थीटा बी, जैसे ये आपको नेक्स्ट पेज पे नज़र आएगा। एम बी ए की जो ये वाली इक्वेशन बन गई है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ए, हमने एलिमिनेट कर दिया थीटा ए को। यानी हमने वो जो हमारे पास एक नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी ये वाली, कि जिससे हमें पता चल रहा था कि चूँकि ये जो सपोर्ट है ये कोई रिएक्शन मोमेंट डेवलप नहीं कर सकता, तो इस एम ए बी को ज़ीरो होना पड़ेगा। ये बेसिकली एक नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी जो थीटा ए पे मोमेंट समेशन यानी नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन में से एक इक्वेशन थी ये वाली, जो हमने यूटिलाइज कर ली है। सो जो टोटल इक्वेशंस हम लिखते थे नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, उनमें से एक इक्वेशन को हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन थीटा ए एंड थीटा बी। ठीक है, यानी पहले हमारे पास जो अननोन्स थे, हमारे पास पहले अगर हम वैसे बात करें इससे चलो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा हो गया। अच्छा, इसी तरह अभी इसको हमने एम बी ए मॉडिफाइड का नाम दे दिया। ये यानी मॉडिफाइड सिर्फ फ़र्क बताने के लिए, ये वही एम बी ए है जो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाला जो एम बी ए है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ बोथ थीटा ए एंड थीटा बी। अगर हम जस्ट थीटा ए को रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ थीटा बी यूजिंग दिस नोडल इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड वन ऑफ द एंड मोमेंट इक्वेशन फॉर यानी एम ए बी की इक्वेशन, और ये इफेक्ट को यूज़ करते हुए कि ये ज़ीरो होगा बिकॉज ऑफ पिन सपोर्ट, तो ये जो एम बी ए है नाउ इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ओनली थीटा बी। सो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया एम बी ए मॉडिफाइड। ठीक है जी। नाउ नोट दैट द प्रेजेंस ऑफ अ पिन और रोलर एट ए reduces the rotational stiffness at B from 4 EI over L to 3 EI over L। यानी स्टिफनेस क्या होती है, मोमेंट और रोटेशन की फॉर्म में अगर हम बात करें तो रोटेशनल स्टिफनेस का मतलब ये है मोमेंट रिक्वायर्ड टू काज यूनिट रोटेशन। तो अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करते तो ये फर्स्ट जो टर्म है ये बनती 4 टाइम्स ई आई वन ओवर एल वन इन टू थीटा बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम थीटा बी को इधर डिवाइड करते ताकि हमारे पास यूनिट रोटेशन के लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड है वो आता, तो वो आंसर आता 4 टाइम्स ई आई वन ओवर एल वन। यानी जो रोटेशनल स्टिफनेस थी इस एंड की वो 4 टाइम्स ई आई ओवर एल 4 ई आई ओवर एल इंटू 4 ए आई ओवर एल होती। यानी यूनिट रोटेशन को काज करने के लिए हमें यहाँ पे
4 EI ओवर एल का मोमेंट चाहिए होता इन इसके रोटेशनल स्टिफनेस एंड बी की। लेकिन चूंकि अब ये जो दूसरा एंड है हमारा, ये वाला एंड, ये बिल्कुल ही यानी यहाँ पे कोई मोमेंट रिएक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा, पिन है या रोलर है, उस वजह से जो उसकी रोटेशनल स्टिफनेस है उसकी ये वाली फॉर्म बन गई, यानी ये अब 3 EI ओवर L1 इंटू थीटा बी बन गया, यानी इसकी स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस एट बी रिड्यूस हो गई है, क्योंकि दूसरा जो एंड है, ए वाला एंड, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस मोमेंट को नहीं मिल पा रही, कोई रिएक्शन वहाँ पे मोमेंट का डेवलप नहीं हो पा रहा। अब ये जो थीटा ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा बी, यही इंफॉर्मेशन जैसे हमने एम बी ए की इक्वेशन में यूज़ कर रही है। अगर हम वी ए बी और वी बी ए की इक्वेशंस के अंदर जहाँ जहाँ थीटा ए आ रहा था उनकी जगह भी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बी, तो यहाँ से भी थीटा बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो इट मीन्स कि ये भी हम इन टर्म्स ऑफ ओनली थीटा बी लिख सकेंगे। फॉर मेंबर बी सी वी यूज जनरल अनचेंज्ड फॉर्म, क्योंकि इन मेंबर बी सी जो है, ये वाला जो मेंबर है, इसका कोई, इसमें जो है ना, ये दोनों जो रोलर्स हैं ये एंड रोलर्स नहीं हैं, इसमें कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते। हमें यहाँ पे भी मोमेंट प्रोड्यूस होना है, यहाँ पे भी मोमेंट प्रोड्यूस होना है, सो इसमें वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो ये एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहले हमारी जनरल स्टैंडर्ड जो हमारी यानी ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन थी स्लोप डिफ्लेक्शन की, वही इक्वेशंस हम लिखेंगे। ये आपको यही इक्वेशन नज़र आ रही है। सी मेंबर सी डी के अंदर हम अगेन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे हमने ए बी के लिए कर लिए, क्योंकि सी डी के अंदर भी जो ये वाला एंड है बाहर वाला, दिस एंड इज़ अ रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे एम ए बी इक्वल टू ज़ीरो, ये एम ए बी इक्वल टू ज़ीरो, इस नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके थीटा ए को इन टर्म्स ऑफ थीटा बी लिख दिया। इसी तरह से हम इस जगह पे एम डी सी इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करके थीटा सी को इन टर्म्स ऑफ थीटा डी लिख सकेंगे। आई एम सॉरी, थीटा डी को, इस वाली रोटेशन को इन टर्म्स ऑफ दिस रोटेशन थीटा सी लिख सकेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बाहर जो रोटेशन हो रही थी इस बाहर वाले हिंज के ऊपर, इसके रोटेशन को हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन एट बी, यानी थीटा ए को इन टर्म्स ऑफ थीटा बी लिखा था, यहाँ पर अब हम थीटा डी को इन टर्म्स ऑफ थीटा सी लिखेंगे। लुक एट दिस, एम डी सी इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वी वुड राइट इन इक्वेशन फॉर थीटा सी इन टर्म्स ऑफ थीटा डी, और फिर एम सी डी की इक्वेशन में हम जहाँ पे थीटा सी आएगा वहाँ पे जहाँ पे थीटा डी आएगा वहाँ पे थीटा सी की फॉर्म एक्सप्रेशन पुट करेंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट सिर्फ आपको दिखाया गया है, जैसे आपको ये वाला रिजल्ट है, इसके इक्विवेलेंट ये वाला रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, नोडल मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। नाउ व्हेन यू रिटर्न बैक टू दिस फिगर, इस फिगर में, तो जब आप, ये तो एंड मोमेंट्स की इक्वेशंस है ना, एंड एक्शंस की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, ये जो आपको नज़र आ रही है कि ये इक्वेशन दो, ये शेयर्स के लिए, एंड शेयर्स के लिए, इसी तरह से ये एंड मोमेंट्स के लिए, इनको अगर आप देखें तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिख के उनके अंदर वैल्यूज पुट करना फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो अगर हम modified, if we use the modified form of the moment expressions for members A, B and C, D, we do not have to enforce moment equilibrium at nodes A and D, since we've already employed this condition to modify the equations. यानी अगर हम modified form of moment equilibrium moment expressions use करें, यानी अगर हम एम बी ए मॉडिफाइड की एक्सप्रेशन यूज़ करें फॉर, अगर इस एम बी ए की एक्सप्रेशन इस मॉडिफाइड वाली एक्सप्रेशन से यूज़ करें, इसी तरह एम सी डी की एक्सप्रेशन हम एम सी डी मॉडिफाइड से अगर लें, इसको भी एम सी डी मॉडिफाइड लिखना चाहिए था, जैसे वो एम बी ए मॉडिफाइड लिखा हुआ है। तो फिर उस सूरत में हम ये जो हमारी नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट ए एंड डी थी, यानी ये जो इक्वेशन, ये वाली कंडीशन और ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस अब हम दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके तो हमने ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन यूज़ की हुए हैं। तो इसका मतलब है ये इक्वेशंस हम पहले यूटिलाइज कर चुके हैं। ठीक है जी, तो फिर उनको इक्वेशंस को हम नहीं लिखेंगे, मतलब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। ऑलराइट, सो हम सिर्फ B और C पे वी नीड ओनली टू कंसिडर नोड्स B एंड C। सो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट्स एट नोड C, सेकेंड वाली इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट्स एट C। सो B के ऊपर और C के ऊपर हमने मोमेंट की नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिख ली हैं, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट MBA की वैल्यू
यहाँ से एम बी ए मॉडिफाइड, इसी तरह से एम बी सी की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में एम सी बी की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएगी और एम सी डी की वैल्यू यहाँ से, ये एम सी डी मॉडिफाइड है, यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएगी। अब ये सारी जो वैल्यूज़ होंगी दोज विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा बी एंड थीटा सी। सो ऑफ कोर्स ये इसमें थीटा ए और थीटा डी क्यों नहीं आ रही हैं, इनको हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किया हुआ है दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके, यानी एम ए बी इक्वल टू ज़ीरो और एम डी सी इक्वल टू ज़ीरो, इनको यूज़ करके हमने ऑलरेडी उनको एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास हमें सिर्फ दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें लोडिंग गिवन होगी तो हम ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल सकेंगे, नोडल फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, और कॉर्ड रोटेशंस ड्यू टू सपोर्ट्स एलिमेंट को भी अगर वो भी हमें गिवन हो या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं for theta b and theta c, and once you know theta b and theta c you can determine the end moments by back substitution. How? MBA modified की इक्वेशन में थीटा बी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरह से एम बी सी और एम सी बी इन दोनों में थीटा बी और सी की वैल्यूज पुट हो जाएंगे, और इसी तरह एम सी डी की एक्सप्रेशन में थीटा सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे पास ये चारों एंड मोमेंट्स नोन हो जाएंगी, और वो जो दो एंड मोमेंट्स सी एम ए डी और एम ए बी एंड एम डी सी, यानी ये वाले एंड मोमेंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये ज़ीरो है, ये वाला एंड मोमेंट और ये वाला एंड मोमेंट ये हमें पहले ही पता है कि ज़ीरो है, और ये जो चार हैं ये हमने जस्ट फाइंड आउट कर ली होंगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ थीटा बी एंड थीटा सी। सो yes, also note that the solution depends on the relative magnitudes of I over L for each member. Look at this solution. ये जो सोल्यूशन है उसकी बात हो रही है, यानी आपको नज़र आ रहा है हर जगह पे ई आई ओवर एल, ई आई ओवर एल, ई आई ओवर एल, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब इस सोल्यूशन जो है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही हैं ये मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं। ये जो इक्वेशंस हैं ए बी के लिए लिखी गई हैं एंड एक्शंस, पहले दो मोमेंट्स के लिए ये तो ज़ीरो होगा बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर, क्योंकि ए के ऊपर पिन या रोलर होगा, ठीक है जी, और ये एंड शेयर की इक्वेशंस। अच्छा, इसी तरह से एंड मेंबर सी डी अगर डी के ऊपर एंड रोलर हो, अगर ना हो तो फिर तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर तो वही जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस पहले डिराइव किए वही यूज़ की जाएंगी। तो फिर हम ये अगर हो तो फिर हम ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो इन इक्वेशंस को हम कहेंगे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, और इनका ताल्लुक एंड पे किसी पिन या रोलर के साथ है और एंड सेगमेंट्स के साथ है। ज़ाहिर है ये इस एंड, ये ए बी जो लास्ट स्पैन है हमारा, फर्स्ट स्पैन है, और ये वाले जो आखिरी वाला स्पैन है, यानी आप बाहर वाले जो स्पैन्स हैं उनमें अगर बाहर वाले सपोर्ट पे कोई रोलर या सपोर्ट हो तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा इसका सिंप्लीफिकेशन का फ़ायदा क्या है। मैं पहले आपको, अगर हम इस सिंप्लीफिकेशन को ना इस्तेमाल करते तो हमारी अप्रोच क्या होती। हमारी अप्रोच वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ए बी के लिए मेंबर को कंसिडर करते और एम ए बी के लिए हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस की तरह जो हमारे एंड मोमेंट की इक्वेशन है वो लिखते, इसी तरह एम बी ए के लिए लिखते, फिर एम बी सी के लिए लिखते, एम सी बी के लिए लिखते, एम सी डी और एम डी सी। ये वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टैंडर्ड हमारी अनमोडिफाइड जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन थी ओरिजिनल, उनको यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास एंड मोमेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस एंड मोमेंट्स के लिए होते हैं, यानी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से, और इसी तरह एंड शेयर्स के लिए हमारे पास 6 इक्वेशंस होती हैं, यानी एंड मोमेंट्स भी 6 होते हैं हमारे पास और एंड शेयर्स हमारे पास 6 होते हैं। और फिर अगर हम इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी देखें तो यहाँ पे एक रोटेशन अननोन है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 4 अननोन रोटेशंस होती हैं, और 4 हम नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? समेशन ऑफ मोमेंट्स एट ए, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट नोड बी, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सी एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स एट डी। ये 4 इक्वेशंस होती हैं और 4 अननोन होते हैं। कौन कौन से? थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी। अब हमें चूंकि अब ये सिचुएशन, यानी आपको 4 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता और वहाँ से आप सोल्यूशन निकालते 4 रोटेशंस का, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा ए बी सी एंड डी, और फिर आप उनको यूज़ करके वापस एंड मोमेंट्स और वाली इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करते हैं और इसी तरह एंड शेयर्स की वैल्यूज। तो ये तो है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब जो हमने मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस में देख लिया कि हमें मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए वी हैड टू सॉल्व ओनली 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्योंकि
वो जो दो साइमल्टेनियस दो जो हमारी नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी एम एट ए एंड डी, उनको यूज़ करके ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर चुके थे, और हमने सिर्फ थीटा सी और थीटा बी की फॉर्म में अपनी जो एंड मोमेंट्स हैं उनको लिख लिया था। तो हमारी जो हमें सिर्फ एम समेशन ऑफ मोमेंट एट बी एंड सी कंसिडर करके उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी। सो नेचुरली हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है कि हमें इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसकी थोड़ी सी क्विक एप्लीकेशन देखिएगा। टू स्पैन बीम है और ये जो ए है, इस ये वाला दोनों आखिरी दो ही स्पैन है तो दोनों एक्सटीरियर स्पैन्स बन गए ना। अब इसका मतलब है हमें अगर ए पे रोलर सॉरी हिंज है या पिन है और इसी तरह सी पे एक रोलर हमारे पास है, इसका मतलब है अब इन दोनों स्पैन्स के लिए हम मॉडिफाइड जो हमारी मॉडिफाइड स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशंस है वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशंस। सो लेट्स सी हाउ द सिंप्लीफिकेशन। अगर हम ना यूज़ करें, मैं पहले वो आपको बता दूँ, अगर हम ना मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस अगर ना यूज़ करते तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी तीन अननोन्स होती हैं और हम तीन नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं, ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर। तो तीन इक्वेशंस होंगी और तीन अननोन्स होंगे अगर हम ओरिजिनल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मॉडिफाइड को यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ बी पे नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और हमारे पास दो मोमेंट्स का सम होगा एम बी ए एंड एम बी सी, और वो दोनों हम इन टर्म्स ऑफ थीटा बी पुट करेंगे एंड यू विल सी दैट द प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली सिंप्लीफाइड। एज्यूम कर दीजिए कि ई आई कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया। डिटरमिन क्या कर रहे हैं, एंड एक्शंस एंड शेयर एंड मोमेंट डायग्राम। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये आपको पता है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पहले कैलकुलेट कर दिए, फिक्स्ड एंड ये टेबल है आप डिराइव कर चुके हैं। डिफाइन द रिलेटिव मेंबर स्टिफनेस फॉर ईच मेंबर, के मेंबर ऑफ बी सी एंड के मेंबर ऑफ ए बी। तो ये के इसको नाम दे दिया के वन मेंबर, इसकी स्टिफनेस बी सी मेंबर की स्टिफनेस को नाम दे दिया के वन और इसकी स्टिफनेस को नाम दे दिया ए बी। अब चूंकि इनकी लेंथ ई आई तो दोनों में सेम है और एल ए बी चूँकि हमारा 30 है और ये आई थिंक 20 है, ठीक है जी, ये 30 है और ये 20 है। तो ये इन वैल्यूज़ चूँकि एल ए बी इज़ 1. सॉरी एल ए बी इज़ अबाउट आई थिंक, या मैं ऐसे कह देता हूँ एल बी सी इज़ 1.5 टाइम्स एल ए बी। सो आप खुद ही वर्कआउट कर लीजिएगा कि फिर इसको कितना होना चाहिए। दिस इज देयर फॉर 1.5 टाइम्स के वन, यानी एल बी सी और एल ए बी रिलेटेड है इसलिए हमने लिख लिया। एल ए बी की जगह अगर आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे फॉर सम फैक्टर टाइम्स एल बी सी, 1/1.5 टाइम्स एल बी सी है, यानी इसकी जगह पे 1/1.5 टाइम्स एल बी सी लिखेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। एनीवेज दोनों को हमने के वन की फॉर्म में लिखना था, एक की स्टिफनेस हमने कैलकुलेट कर दूसरी को इसी की फॉर्म में लिख लिया। Now next we generate the expressions for the end moments using the modified slope reflection equations 10.22 MAB equal to 0. Why? Because there is a pin support at A. Similarly, okay, next modified equation MBA equal to modified slope deflection equation. ठीक है जी, equal to this. All right, you can simplify this. Yeah, I don't need to talk much about this. जस्ट वैल्यूज पुट की गई हैं उस मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर। सिमिलरली एम बी सी इज इक्वल टू एम बी सी मॉडिफाइड एंड यू आर यूजिंग दिस, यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस। ये आंसर आ जाएगा, यानी इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड एम सी बी इज इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज देयर इज अ एम सी बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज अ रोलर सपोर्ट एट सी. सो व्हाट it reduces to is moment equilibrium equation for node B expands to this. You will put the values of MBA from here. Similarly, the value of MBC from this expression. Oh, now both of them are in terms of just one variable, theta B. So you will end up just one answer in just a single value for theta B. This is it. You have been able to find theta B. So in terms of K1, of course. Now finally the bending moment at B would be, now when you put this value of theta B into these equations for MBC and MBA, you will be able to calculate them. So once you know them, all right, you will be getting numerical values. Look at this. For example, if you put in this expression, if you put the value of theta B, it will be
0.4453 divided by K1. So this K1 appearing the value of theta b will be cancelling this K1. So K1 over 1 over K1 will become 1. So this will be cancelled basically. So by simplification you can get this answer. All right, now noting the free body diagram shown below, we find the remaining end actions. Either you can use already derived equations from here, from here, या तो डायरेक्टली इनमें वैल्यूज पुट कर दे थीटा बी की और फिक्स्ड एंड शेयर्स और मोमेंट्स की, जैसे आपको ये नज़र आ रही है ए बी बी ए और सी डी डी सी, इनकी इधर वैल्यूज पुट कर दें, या फिर यू कैन यूज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये फ्री बॉडी डायग्राम में एंड मोमेंट्स शो कर दें एंड यू कैन कैलकुलेट दीज एंड शेयर्स क्वाइट ईजिली. Once you know all these things, you can easily calculate these reactions, and then you can easily draw shear force and bending moment diagram. Let's have a quick look at three-span beam. Yeah, when you look at this, at first it sounds like a very big problem, very lengthy one, but it can actually be reduced quite significantly using modified slope deflection equations. Now this is subjected to uniform load, and we have a pin support at A and a roller support at D. It means for AB and CD spans, we will be able to use modified slope deflection equations. Of course, for MBC, for segment BC, you still have to use standard slope deflection equations. Now, you have to determine the end moments and draw the moment diagram for these three cases: uniform load, no support settlement. Second, no loading, support settlement at A, consider I and L are constants, and then no loading and support settlement at B. In that case, also consider I and L are constants. Now, first I'll look at uniform loading, and then you can look at the rest of the two cases yourself. Uniform loading, case number 1 is uniform loading, no support settlements. The supports are unyielding. That means VA, VB, VC, and VD are all equal to 0. The fixed end moments due to the uniform loading are, you can easily calculate them. All of them numerically are equal. You just have to pay attention to the sign because this is uniform loading applied. So yeah, they have to have their own L's, L1, similarly L2, and this is also L1. So, and also their own their own L1s, L's. Always. Now using modified slope deflection equation, this is 10.22 are this 10.22 means you're using modified slope deflection equations for AB and CD, and 10.12 this means standard unmodified slope deflection equations for member BC. So for member AB, AB would be 0, and this MBA is MBA modified from what we have already discussed. So this is in terms of theta B only. And this for MBC and MCB, these are standard slope deflection equations with the values of fixed end moments inserted. And this is again last segment with support with a roller at D. So MDC is 0, and this can be MCD modified in terms of only one rotation, that is theta C. Now nodal moment equilibrium equations. This is the moment equilibrium equation at B. This is moment equilibrium at C. Now when put these values from the above, you will end up two simultaneous equations in terms of theta B and theta C, and when you solve them, you will see that they are equal in magnitude but just opposite in sense. This is because we have symmetrical we have this symmetrically applied loading, this uniform loading applied to this symmetrical beam. So let's see, theta C and theta B are equal. The corresponding moments would be MBC equal to this, MCB equal to minus MBC. This is an important result. MBC equal to this, alright, WL square by 8 multiplied by this term, which depends upon ratio of the spans and the ratio of the moments of inertia of the two cross sections, two spans. So and similarly, you can see that MCB and MBC are magnitude wise equal. We know that the moments are a function of I1 over I2 and L1 over L2. The sensitivity of MBC to the ratio of L1 over L2 is plotted for various values of I1 or I2. If you wanted to see, for example, if first L1 over L2 equal to 1, which means same spans for all three spans, that means
And then for the different values of I1 and I2, different ratios, you can see these are a bunch of different values for different L1 over L2 and I1 over I2. You can see the relationship. Now when I and L are constants for all the span, the solution is, you know, theta B equal to this and theta C equal to this, with MBA and MCB equal to this, and MBC and MCD equal to this. You can see this is WL square by 10. Often we like to express end moments as some fraction of WL square. All right, some fraction of WL square. Now this is 1 over 10 times WL square by WL square. So now we determine the end shear forces using the static equilibrium equations for the members. All right, this is a standard process. Now the moment diagram can be plotted. Look at this. So this is the final result. Based on this, I have opened Reinforced Concrete Mechanics and Design book. You're going to study this in the next semester in your PRC1 course, but I just wanted to show you where some of these coefficients come from. And there's a method called ACI moment coefficient method for structural analysis of a continuous beam. I mean, it's a kind of a quick method for quickly analyzing a continuous beam. There is some more detail to it, but I just don't want to go into that. It accounts for the pattern loading, which is related to influence line diagram, but I just don't want to go into those details. I just want to show you that that any end moments could be written as some coefficient times WL square. Just don't worry about these subscripts. And similarly, end shear, any end shear could be represented as some coefficient times some constant times WL by 2. So look at these coefficients. For example, this I wanted to show you this coefficient. This, what does this actually mean? If you have a continuous beam and it is subjected to a uniformly distributed load, and you want to analyze it quickly for you want to know the moment at this support on this face of the support, you can easily calculate it by using this coefficient, by multiplying this coefficient 1 over 10 with this WL square. So this is where it comes from. I just wanted to show you where it comes from. This is what we have just derived. Look at this, WL square by 10. Although there is some, I just mentioned, there is some more details to this. It accounts for some other phenomena as well, but I just wanted to like make you feel that it is possible. These equations are really helpful. These equations are really helpful. All right, so you will see that you may not be able to derive all of these coefficients what I mean is that you may think that this is 1 over 11 and this answer is probably different from 1 over 11. Alright, so this 1 over 11 is 0.09. What we have is 0.08. So you see that this value is just a little above what you have calculated. There are some reasons to this, because this is going to be used for design, so we tend to exaggerate the loading a little bit when considering it for design, and there are some other factors to consider. But anyways, I just wanted to let you know that this is an important thing to know. You can go ahead and study this case number 2, and again we are using modified slope deflection equations where applicable, and then we also apply it to the next case. So you will go to this, you will go through this yourself, and then you can see that if this is similar beam, with the difference that now you do not have any pin or roller at either end, at A and D. Both of them are 100% fixed. Now this is model is representative of integral bridge. Integral bridge means spans are continuous, all right, and with very stiff abutments at the ends, represented by these fixed ends. So these fixed ends in physical world, this might be very stiff. This might be representative of very stiff abutments of an integral or continuous bridge. What are you supposed to do? You're supposed to determine the end moments. Yeah, this is uniformly loaded. So you will start with the slope. So what I wanted to mention over here is that you cannot use modified slope deflection equations for this problem. Why?
because we do not have any pin or roller at the end of the beam. So at either end, nowhere we have got the roller or pin, so you have to rely on standard slope reflection equations. But the good thing about this is that theta A and theta D both are 0, so naturally those are not going to be counted in the unknown. So there are only two unknown rotations, theta B and theta C. So that's already a reduced problem. So look at this, go through this, and I hope you can easily understand this. Yeah, just one thing I want to add. MAB equal to minus MDC. Where does it come from? MAB equal to minus MDC. Where does it come from? This is because of the symmetry. Look at this. The supports are unyielding, which means at A, B, C, and D, the transverse displacements are all 0. And theta A equal to theta D equal to 0. This is because A and D are 100% fixed. And this another condition, symmetry will enforce same values of rotation at B and C, with the difference that they have different signs, but yeah, they're numerically equal. So theta B equal to minus theta C. In fact, this is something that would be helpful in reducing the problem to maybe a single equation. Solving just a single equation instead of having to solve a couple of simultaneous equations, you may be ending up with a single equation. This is going to be useful result. You are writing one rotation in terms of the other rotation, so you are in fact reducing the number of unknowns. As I said, in general, this degree of static indeterminacy is 2. Theta B and theta C are both unknowns. But if I tell you that they have same magnitude but just opposite sign, in fact, I'm telling you, I'm enabling you to, for example, wherever you see theta B, you could replace it in terms of theta C, or vice versa. Wherever you see theta C in your equation, you can replace it by minus theta B, and that would be really helpful. For example, in addition, you can see that MAB is equal to minus MDC. This fixed end moment and this fixed end moment both will have same magnitude, but just a different sign, just a different direction. All right, so this is again because of symmetry. Again, this is going to be very helpful in reducing the unknowns. So you can write down the expression for MAB, and MDC would be just the same with a negative sign, just the opposite direction. So similarly, MBA can be written. This is just a standard slope reflection equation with what have we done? We have put theta A equal to 0, and that's why you don't see any theta A in this set of equations. Similarly, for MBC, it is equal to minus MCB. All right, MBC equal to minus MCB, again due to symmetry. And you would expect theta B and theta C to appear in these equations, whether you write it for MBC or MCB. You would expect theta B and theta C to appear in those equations, but you don't see any theta C over here. Why? Wherever theta C was appearing, we replaced it by minus theta B. So you are having the equations in terms of theta B only. Now, these fixed end moments, and then when you consider just one equilibrium equation, and that is at node B, MBA plus MBC equal to 0, and you see MBA is in terms of theta B already. Look at this, MBA is in terms of theta B only, and yeah, MBA is in terms of theta B, and MBC is also in terms of just theta B. What happened to theta C? We replaced it by minus theta B because we knew by symmetry this relationship. So look at this. The problem is now being solved at a rapid pace. Look at this, theta B. All right, the MBA and MBC both are in terms of theta B. So when you put their values, you can simplify to this expression. So solving for theta B, you can write down this, and we have already seen that it is a negative of minus theta C, a negative of theta C. So, and suppose now I and L are constants, then the end rotations would be 0. This is also an important thing to note. If if I and L are same for all these spans, then theta B and theta C would have 0 rotations. Wow, this is a wonderful result. Yes, it follows that the end moments are equal to the fixed end moments, MAB and
Look at this. Everywhere you would see that this is WL square by 12, WL square by 12. So as this behaves, this behaves, look at this, this this support also behaves just like this support, as if it were 100% fixed. All right. So MAB and AB and BA both are equal to WL square by 12 as far as their magnitudes are concerned. Now, general solution for the moment at B follows. If you put the values theta B in either the expression for theta, I mean, once you have been able to determine theta B, and now when you put it back into one of these equations, maybe this equation or maybe this equation, into one of these equations, if you put, you will be able to write the general expression for the general solution for moment at B. So we have put in the expression for MBA the value of theta B, and this is the final expression. And if you plot, you can obtain this curve. You can see how sensitive MBA is to the values to this ratio and to this ratio. So this is it for the modified slope deflection equations. I hope you I hope you followed this procedure.